सभी सांसद कुछ ही समय में कार्यक्रम में पहुंचने वाली हैं। उनसे पहले और जब तक पहुंचे मैं श्रीमान रविदेव जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। श्रीमान रविदेव जी। इस परिसर में उपस्थित सभी भाइयों, सभी बहनों, आज वास्तव में हम सबके लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है। सारा देश ऐसा अनुभव कर रहा है कि जैसे किसी अंधेरी रात्रि में से निकल के और दिन के उजाले में आया हो। हम लोग कई बार जब सफ़र में जाते हैं, विशेष करके पहाड़ों में, तो लंबी लंबी टनल आती है, ट्रेन में हो या बस में हो। ऐसी स्थिति होती है कि बड़ा अंधेरा नज़र आता है, बहुत देर तक वो ट्रेन या बस अंधेरे में निकलती रहती है, तो मन में एक भय का भाव होने लगता है कि ये कहाँ अंधेरे में आ गए। धीरे धीरे एक प्रकाश की किरण नज़र आती है और उस प्रकाश की किरण के साथ साथ धीरे धीरे जब वो बस से, टनल से बाहर निकल जाती है, तो उसको अंग्रेजी में कहावत है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। संपूर्ण देश पिछले 60 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए, पता नहीं क्यों एक घुटन सी महसूस कर रहा। घुटन किस प्रकार की? स्वतंत्रता तो 1947 में मिल गई थी। राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद अपने देश में अपने ही लोगों का अपना तंत्र, लेकिन मालूम नहीं क्या चीज खालीपन सी हर व्यक्ति को ये लगती थी कि ये देश तो अपना है, तंत्र भी अपना है, लेकिन अपने लोगों का तंत्र हो, अपने लोगों का शासन हो, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि जो बात आपके मन में होती थी वो मन पूरी बात होती दिखाई दे, ऐसा लगता नहीं था। इसके पीछे कारण केवल एक ही था। ये इस देश का भाग्य रहा, दुर्भाग्य रहा, या जो भी संयोग रहा, इस देश के अंदर जितनी भी सत्ताएं अब तक आई हैं, उन सत्ताओं का एक ही मूल ध्येय रहा, किसी भी प्रकार से सत्ता को प्राप्त करना, और उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हो, उन हथकंडों को अपना के अपनी कुर्सी को किसी भी तरीके से बना के रखना। और सत्ता को बना के रखने के लिए हथकंडे क्या होते हैं? सबसे पहला हथकंडा तो ये कि लोगों को बांट दो। सबसे पहले ये पैदा कर दो कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन क्या है, कौन क्या है, ये बात। उनको बांट दिया, फिर उनका वर्गीकरण करके उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हिसाब है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितनी परसेंटेज क्या है। तो ये देश का दुर्भाग्य है, मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। मेरी आयु के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई बहन, सब जानते हैं कि पहले दिन से जो चुनाव इस देश के अंदर लड़े गए, वो सब जातीय समीकरणों के आधार पर लड़े गए। कैंडिडेट के चुनाव भी जो होते रहे, पार्टियां भी बाध्य थी, भारतीय जनता पार्टी भी इसकी अपवाद नहीं रह सकी। जातीय समीकरण ने इतना उनको बाध्य कर दिया कि हर एक को एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कास्ट का एनालिसिस करना बड़ा जरूरी हो गया। पहली बार देश ने एक करवट ली है। हमारे सबके चहेते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने उनके भाषण बहुत सुने होंगे। शायद उन्होंने एक रिकॉर्ड, कीर्तिमान स्थापित किया कि चुनाव से पहले जितनी रैलियां और जितनी देश का प्रवास सघन उन्होंने किया, इतना आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया। और जिस व्यक्ति के एक एक शब्द को तोला जाता हो, क्योंकि उनके जितने शत्रु थे, मित्र जितने थे, शत्रु उससे बहुत ज्यादा थे। वो सत्ता में बैठे थे, एक एक शब्द की तोल रहे थे कि इनके मुंह से एक शब्द गलत निकले और इनको फौरन उसके लिए बांध के दे दिया जाए। और ये भी अब इतिहास साक्षी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी 10 साल तक जितना उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, जितना उनके पीछे प्रताड़ना की गई, आज तक किसी भी सर्विंग चीफ मिनिस्टर के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किसी भी देश में नहीं हुआ। देश की सीमा यहाँ तक है कि अमेरिका को ये बता दिया गया कि इस व्यक्ति को आपने अपने यहाँ का वीजा नहीं देना है। क्या इससे बड़ा शर्मनाक घटना हो सकती है कि केंद्रीय सरकार अपने ही स्वयं के राज्य के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और चीफ मिनिस्टर को, वो भी ऐसा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जीत के आया हो, पूर्ण बहुमत के साथ आया हो, उसको आप पड़ोस के बाहर के देश के साथ इस प्रकार की मंत्रणा कर रहे हैं कि इसको, ये हमारे यहाँ पे अनवांटेड
विजिटर होगा, इसलिए इसको वीज़ा ना दिया जाए। ऐसी स्थिति जैसे घर के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो जाए, भाइयों में झगड़ा हो जाए, तो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पड़ोसी को जाके कह के आए, इसको कभी अपने घर नहीं आने देना। लेकिन इस एरिया में आने का ये पहला मौका है। चंद्र जी ने फ़ोन करके बताया तो मैं ढूंढता हुआ यहाँ आया। आके देख के इतनी खुशी हुई कि ऐसे कंजेस्टेड एरिया के अंदर इतना खुला भी वातावरण हो सकता है और इतनी शांति से भी लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। मैं आप सबको फिर पुनः बधाई देता हूँ। और ये विजयोत्सव साधारण विजयोत्सव नहीं है, ये देश के अपने भविष्य को सुनिश्चित करने की एक नींव बनी है। आज के बाद में ये परिस्थिति होने वाली है कि जो राजनीति हमको प्रभावित करती आई थी, हमने उस राजनीति को प्रभावित करके पहला अपने दृढ़ संकल्प का एक परिचय दिया है और इसके बाद भी इस दृढ़ संकल्प को हमको किसी तरीके से छोड़ना नहीं है। सत्ता के ऊपर में जागरूक होकर हमको इस प्रकार से एक शक्ति का निर्माण करना है कि सत्ता कभी भी समाज की उपेक्षा ना कर सके। आज तक समाज की उपेक्षा होती आई। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का जब भी आप लोग कोई वो देखते हैं, टीवी में बहुत प्रचार आता है, राजनेताओं से होने का ना सीखें। 11 अशोका रोड में डायरेक्ट मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, टीवी पे आ रहा है, वो वहाँ पर हैं, वहाँ से निकलने वाली हैं, 10-15 मिनट तक हम लोगों के बीच में होंगी। और जिनको एक दफ़ा सौभाग्य भी मिला चुनाव लड़ने का, श्रीमान हरिशंकर गौतम जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी आके अपने 2 शब्द प्रकट करें। श्रीमान हरिशंकर गौतम जी तो पालन करना पड़ेगा। वैसे तो श्रीमान रविदेव जी ने बड़े विस्तार से हम लोगों को सबको समझा दिया है और आज बड़ा सौभाग्य है, बहुत सालों के बाद इस प्रांगण में, रविदेव जी अभी कह रहे थे कि अर्जुन नगर में ऐसा प्रांगण, ये रविदेव जी माननीय मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था 11 अशोका रोड पे, हम लोग वहीं थे, कि ये 5 पीढ़ी का चमत्कार है जो आज ये दिन देखने को मिला है। लगभग 5 पीढ़ियाँ खप गईं और सन 75 से तो मैं गवाह हूँ। जहाँ हम खड़े हैं इस अर्जुन नगर में, आज सारे अर्जुन नगर के पुराने नागरिक बैठे हैं हमारे बीच में। महाराज किशन जी, उनका ये स्थान है सारा। पंडित रूपलाल जी, पंडित मनोहर लाल जी, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी, श्री अमीचंद खोसला जी, ऐसे लोग जो काम करते थे, जो संगठन के लिए, जैसा भी आपने रविदेव जी ने कहा, कोई पद की चिंता नहीं, कोई हमें पहचानता है उसकी चिंता नहीं, कोई हमें जानता है उसकी चिंता नहीं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने कह दिया, लगे हुए हैं काम पे। जैसा मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले कहा कि ये 5 पीढ़ी की तपस्या है जो आज वो दिन देखने को मिला है देशवासियों को। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है इस देश के नागरिकों का। माननीय अटल जी एक बात कहा करते थे हमेशा, जब भी हम लोगों की मीटिंग लेते थे, कि जो इस देश का नागरिक है, जो कार्यकर्ता है, वो कभी भूत नहीं होता, बाकी सब भूत हो जाते हैं। तो हम लोग उस समाज के नागरिक हैं और ये हमारा बड़ा सबका सौभाग्य है कि आज इस प्रांगण में इमरजेंसी ख़त्म हुई थी। मैं और नरेंद्र पांडे जी सबसे पहले इसी घर में आए थे। जानकार जागरूक नागरिक हैं अर्जुन नगर के और हमारे क्षेत्र के, तो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अनुमोदन करा। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं जगदीश अग्रवाल जी को अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द रखें। श्रीमान जगदीश अग्रवाल जी। राजनीतिक नहीं है, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं और जो अभी रविदेव जी ने कुछ कहा, हम वो घटक हैं। हमें राजनीति नहीं आती जी, हमें काम करना आता है। लेकिन जो कुछ ये अभी रविदेव जी ने या इन्होंने, ये हमारे जीवन का अंग है कि हम रिश्वत दे देते हैं और अपना काम करा लेते हैं और फिर होते हैं कि ये हमारे से इतनी लूट हो गई है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने फैक्ट्री बनाई बॉर्न इंडस्ट्रियल एरिया में। जे आया, उसने कहा 1,25,000 रुपये लेंगे हम आपसे।
हमने कहा एक पैसा नहीं देंगे, हमने उसको एक पैसा नहीं दिया। और दृढ़ता होनी चाहिए। कहाँ से आई ये दृढ़ता? ये संघ से आई। मोदी जी ने जो अभी कहा या उनके जो हुआ, एक प्रचारक, संघ का प्रचारक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये है संघ, ये है संघ की सोच। मैं संघ का संशय 60 साल से हूँ, 60 ईयर्स। आप सोच सकते हैं कि मेरी आयु क्या होगी। मैं 75 से ज़्यादा आयु का हूँ। 60 साल से संघ का संशय। एक बार ये 1965 की घटना अर्जुन नगर की बताता हूँ मैं आपको। 1965 में पाकिस्तान से झगड़ा हुआ तो हम घर घर वस्त्र इकट्ठे कर रहे थे, पैसे इकट्ठे कर रहे थे, चावल दाल इकट्ठी कर रहे थे। हम निक्कर में थे, हम तो अंदर चले गए। एक संशय अपनी धोती पहनकर आ गए तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो पता समझा उन्होंने कि ये क्या नाम, क्या कहना। माननीय जगदीश जी ने भी अपने 2 शब्द रखे। अब इस कड़ी को और थोड़ा लंबा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर अमरनाथ कुमार बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द रखें। डॉक्टर अमरनाथ कुमार। दोस्तों, बहनों व भाइयों, ये समय जो आज हमारे सामने आया है, ये समय ना तो एक व्यक्ति की वजह से आया है और ना ही एक व्यक्ति के परिश्रम की वजह से आया है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने, जैसे आप सब लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है और एक ध्येय लेके सामने आप लोग चले हैं। ये सब उसी का रिजल्ट है। इलेक्शन में पहले भी आप लोग इलेक्शन में वोट देते रहे, इलेक्शन में झगड़े भी होते रहे, सारे काम करते रहे, परंतु इस समय हमारी सोसाइटी ने, आप लोगों ने, हर हिंदुस्तानी में मैं कहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने इस इलेक्शन को एक किस्म का अपना ध्येय लेके, अपना लक्ष्य रख के और अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर सामने रख के इसमें काम किया है, आप लोग सब लोग बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। मैं को आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ। पहला इलेक्शन मैंने 73 में लड़ा था पहाड़गढ़ से। उस इलेक्शन में यही जो आपके यहाँ पे एमपी थे अजय माकन, इसके फादर मेरे मुकाबले में थे और वो इलेक्शन ऐसे था कि हमारे यहाँ पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि बीजेपी के केवल 6 ही आदमी थे उस समय पार्लियामेंट में, इसमें असेंबली में, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था। और मैं बीजेपी की तरफ से और सबकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उम्मीद रखूँगा कि जितना आपने ये किया वही आप आगे जाके, जिसको वॉचमैन कहते हैं, आप एज ए वॉचमैन काम करिए, चाहे आपका एमएलए है, एमपी है, कारपोरेटर है या और कुछ है, उसकी तरह से आपको देखते हुए अगर आप वॉचमैन रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो नींव अभी रखी गई है, इस नींव को पार करने के लिए बड़ी मजबूत नींव रखी जाएगी और बड़ी मजबूत ये जो नींव है ये आगे जाके हमारे आने वाले बच्चों का, हमारी पीढ़ियों का, हमारे देश का ये सारा सुरक्षित करे। इसी के साथ मैं आपका बहुत वहाँ से निकलने वाली हैं विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे बीच हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी होंगी। इसी कड़ी में आगे और एक कदम बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे सबसे सीनियर विंग कमांडर मेघराज जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश की 3 लड़ाइयों का वर्चस्व करा है, जिन्हें मालूम है चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कैसे लोहा लिया जाता है। मैं